अच्छा, तो हम ये जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं कि पहले दोनों को कपल करके सेल बना लेते हैं। ये एक वोल्टेज सेल बन गया है, दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, फिर दोनों पर रिलेटिव चार्जेस देख लेते हैं। तो इस केस में जिंक इज रिलेटिवली नेगेटिव, सो इट मीन्स जिंक दैट इज अननोन इट विल बी एन एनोड। तो दूसरा जो रह जाएगा वो कैथोड हो जाएगा, जो रेफरेंस है वो कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। तो अब इस सेल का जब हम सेल पोटेंशियल हम नोट करते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर, इट कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। सेल पोटेंशियल ये हो जाएगा सेल पोटेंशियल 0.76 वोल्ट। एज वी नो द सेल पोटेंशियल इज द ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो अब यहाँ पर हमारे पास एनोड जिंक है और कैथोड हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सो 0. ये सेल पोटेंशियल, कैथोड की जगह पर हाइड्रोजन और एनोड की जगह पर जिंक। सो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, सो 0.76 इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ द जिंक, और ई ऑफ द जिंक इज 0.76 वोल्ट। तो इस तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जिंक और कॉपर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अब जिंक और कॉपर की हम जब सेल बना लेते हैं, तो इसका सेल पोटेंशियल वोल्ट मीटर की रीडिंग वो 1.10 वोल्ट आती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। जब 1 मोलर जिंक आयन में जिंक इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर लेते हैं और 1 मोलर कॉपर आयंस में कॉपर इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट ब्रिज, तो इसका वोल्टेज वो 1.10 वोल्ट आता है। तो इस केस में एज द जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड, तो एनोड इज जिंक, कैथोड इज कॉपर, और सेल पोटेंशियल इसका है 1.10 वोल्ट। तो एज वी नो ई ऑफ द सेल, आवाज नहीं आ रही है? ई ऑफ द सेल इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो कैथोड है कॉपर और एनोड है जिंक, और ई ऑफ द सेल, तो ई ऑफ द सेल है 1.10 वोल्ट। कॉपर की हमने फाइंड आउट करना है, और जिंक की इससे पहले वाले में हमने मालूम कर ली है माइनस 0.76। तो ये जिंक इसके पुट कर लेते हैं, तो कॉपर के लिए इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, वी गेट 0.34 वोल्ट। इसी तरह एक और वोल्टेज सेल हाउस इज द रिएक्शन बिलो। ये एक रिएक्शन है Br2 प्लस जिंक, इट गिव्स जिंक प्लस 2 एंड Br माइनस, और इसका सेल पोटेंशियल ये है 1.83 वोल्ट। सो कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर ब्रोमीन। ई ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं? ई ऑफ द सेल गिवन है और इसमें जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये एनोड है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ब्रोमीन 0 से -2 में, तो इसका मतलब ये कैथोड है, इसकी रिडक्शन हो रही है ना, तो ये कैथोड कंपाउंड में होगा। सो एज वी नो ई ऑफ द सेल, यानी ये ई ऑफ द सेल गिवन है, ई ऑफ द जिंक हमने कैलकुलेट की है, बी आर फाइंड आउट करना है। एज द सेल इज ई ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। अच्छा, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि रिएक्टेंट्स ये हैं जिंक और Br2 रिएक्टेंट है या ये वाला रिएक्टेंट है, यानी जिंक और Br, ये भी हो सकता है ना कि जिंक +2 और Br माइनस रिएक्टर का ये प्रोडक्ट दे देते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो फिर हम इसका वोल्टेज सेल डिटरमिन बना सकते हैं। तो एज द सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव 1.83 वोल्ट, सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स द रिएक्शन एज रिटन इन दिस फॉर्म इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो इसका मतलब इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक एनोड है, और ब्रोमीन जो ये रिडक्शन हाफ सेल होगा। सो एज ई ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन रिटन इज स्पॉन्टेनियस। तो जिंक की ऑक्सीडेशंस, सो ई ऑफ द जिंक या ई ऑफ एनोड, और ब्रोमीन की रिडक्शन, तो ये हो जाएगा ई ब्रोमीन या ई कैथोड। सो एज वी नो ई ऑफ द सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेल गिवन है, ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है, और एनोड वो पहले से हमने कर लिया है, वो भी गिवन है 0-0.76। सो मॉडिफाई, यू गेट द पोटेंशियल फॉर ब्रोमीन एज 1.07 वोल्ट। तो इस तरह आपको जो भी न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आप इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट अच्छा, एक और भी है, अ वोल्टेज सेल बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिलो, रिएक्शन बिटवीन aqueous bromine and vanadium ions has cell potential of 1.39 वोल्ट। ये रिएक्शन है Br2
2 वेनेडियम प्लस 3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर VO+2, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इसके लिए E ऑफ द सेल गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करना है? E ऑफ द वेनेडियम। तो यहाँ पर VO+2 का, इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम मालूम करना चाहें, V प्लस एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, सो V प्लस -2 और इज इक्वल टू इस पर +2 चार्ज है, तो इससे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर +3 है, +3 से +4 में जा रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। +3 से +4 में जाना ये ऑक्सीडेशन है। सो वेनेडियम इज एनोड और ब्रोमीन 0 से -2 में जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा रिडक्शन, तो दिस इज कैथोड। एंड एज वी नो E ऑफ द सेल इज E कैथोड माइनस E एनोड। E ऑफ द सेल गिवन है और ब्रोमीन फाइंड आउट करना है, और E ऑफ एनोड ब्रोमीन गिवन है और वेनेडियम फाइंड आउट करना है। ब्रोमीन पहले एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट कर दिया है ना, यही वाला यूज़ करते हैं E ऑफ ब्रोमीन 1.07। तो इस तरह वैल्यूज पुट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, यू कैन कैलकुलेट दी पोटेंशियल फॉर दी वेनेडियम, दैट इज -0.32। तो इसका मतलब ये माइनस में है, तो इट मीन्स दैट द वेनेडियम की ऑक्सीडेशन इसमें हो रही है, वो रिडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि ये E ऑफ द सेल, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमेशा रिडक्शन शो कर रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन नहीं हो रही है, ये एनोड है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अब यहाँ इंटरनेट का कोई मसला है, इसलिए आज मैं घर से, चलो मैं ज़रा बाहर निकल आया हूँ, देख लेते हैं। हाँ जी, आवाज़ अभी आ रही है मेरा ख्याल है। हाँ अच्छा, ये हमने टॉपिक हमारा किया था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मालूम कर सकते हैं। अब इसकी हमने अगर हम ये तीन देख लेते हैं, एक हमने कॉपर कर दिया है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल, एक हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल और एक जिंक की, ये तीन हमने कर दिए है ना। अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर देख ले ये देखिए, एक हमने कर दिया है कॉपर का, जिंक का कर दिया है, जिंक का हमारे पास -0.76 है, और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो 0 है, और एक कॉपर है, कॉपर का है 0.34, यानी 1.34 फिर 0 और फिर माइनस है। अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं एसेंड, इस तरह और भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक लेस बना सकते हैं ना। कई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मालूम कर लेते हैं और उसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर हम सिर्फ इन तीनों को ले लेते हैं, कॉपर की, हाइड्रोजन की और जिंक की, तो इसको अगर हम इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, एक सीरीज़ बन जाती है। इस सीरीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। यानी एप्लीकेशन हम देखना चाहते हैं ना कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल पोटेंशियल मेजरमेंट्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट्स। तो एप्लीकेशन में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस तरह वेरियस हाफ सेल अगर हम ले लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर लेते हैं और उसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है, एक टेबल बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज़। So one of the things we can learn from the measuring cell potential of voltaic cell is the relative strength of oxidizing and reducing agent। यानी इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम relative strength फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस किए हैं, दैट इज़ द कॉपर, हाइड्रोजन और जिंक। तो अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो इस तरह एक लिस्ट बन जाएगा।
So the more positive the E value, the more readily the reaction as written occur. जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी उतना ही वो मोर स्पॉन्टेनियस है, यानी जिस फॉर्म में ये लिखा गया है उस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रहा है। और जितना लेस नेगेटिव होगा, यानी जितना नेगेटिव होगा, तो जिस तरह लिखा गया है उस डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर हम 3 की अगर बात कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव है 0.3, एक 0 है और एक -0.76 है। तो इसमें कॉपर के लिए ये वैल्यू हायर है, तो इसका मतलब ये कॉपर जिस तरह लिखा गया है ये इसी फॉर्म में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जिंक के लिए नेगेटिव है तो ये इस फॉर्म में ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो द मोर पॉजिटिव ई वैल्यूज द मोर रेडली द रिएक्शन अकर्स। थस कॉपर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन मोर रेडली देन हाइड्रोजन विच गेन them more readily than zinc ions in terms of strength। तो इसका मतलब ये कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एज कम्पेयर टू जिंक। सो इट मीन्स कॉपर आयन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू जिंक आयन्स। इन अदर वर्ड्स जिंक आयन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरों को देता है। सो इट मीन्स द जिंक आयन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द copper ion. So in the table of series down the group, the strength of oxidizing agent increases while the strength of the reducing agent decreases। यानी टॉप बॉटम से जब टॉप में जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, और टॉप से जब बॉटम की तरफ आते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। तो इस टेबल से हमें एक तो ये पता चल जाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का हम estimate कर सकते हैं। So in terms of strength as an oxidizing agent, therefore copper +2 is stronger oxidizing agent than hydrogen and then zinc। Moreover, this listing also ranks the strength of the reducing agent। तो reducing agent is zinc की reducing agent stronger reducing agent है। Zinc is stronger reducing agent than hydrogen and then copper। Notice that this list of half reaction in order of decreasing half cell potential shows from top to bottom the oxidizing agents। टॉप से बॉटम की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ और बॉटम से टॉप की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ये शो कर रहा है। तो इसी तरह इस सीरीज से हम कोई भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लेकर एक वोल्टेज सेल बना सकते हैं। यानी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन अगर हम देखना चाहें कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज हम देखते हैं जिसमें से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन कर लेते हैं। So by combining many pairs of half cells into voltaic cell, we can create a list of reduction half reaction and arrange them in decreasing order of standard electrode potentials from most positive to most negative। Such a list is called EMF series or table of standard electrode potential। अब इस टेबल की क्या एप्लीकेशंस हैं? There are, अच्छा इसके कुछ पॉइंट्स हैं। There are several points। All values are relative to the standard hydrogen electrode, यानी जी EMF सीरीज यहाँ पर तो कुछ दिए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिवन है, लेकिन दूसरे बॉक्स में आपके पास लंबी लिस्ट मिल सकती है, बड़े बड़े टेबल होंगे। तो इन सब में हर एक में एक पॉइंट इसमें यह है कि ऑल वैल्यूज आर रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स 0 के साथ। बाय कन्वेंशन द हाफ रिएक्शन आर रिटन एज रिडक्शन, यानी हर टेबल में अगर आप कोई भी बुक ले ले तो सब में ये रिडक्शन रिएक्शन लेके होंगे। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये जिंक रिएक्टेंट में होगा और जिंक एंड प्रोडक्ट में, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। सारे रिएक्शन रिडक्शन की शक्ल में लेके जाते हैं बाय कन्वेंशंस। So which means that only the reactants or oxidizing agent or only products are reducing agents। The more positive E half cell, the more readily the half reaction occurs। अब इस टेबल में अगर हम देख लेते हैं तो देखिए ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे पॉजिटिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे नेगेटिव हैं। तो जितने ये मोर पॉजिटिव यानी ये जो टॉप पर है ये मोर रेडली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर रेडली एंड दिस लास्ट वन टेक्स प्लेस लेस रेड, ये होता ही नहीं है। बल्कि लिथियम की तो ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती नहीं है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस है।
अच्छा, अब इसका एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन, आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं सर, पहले नहीं। अच्छा, राइटिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी एप्लीकेशन हम डिस्कस, तो एक एप्लीकेशन है कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज को देखते हुए हम कोई भी स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? And this table can be used to write spontaneous redox reactions, which is useful for constructing the Oltec cell. जब हमारे पास spontaneous reaction सेल का हमें पता होगा तभी हम Oltec cell बैटरी बना सकते हैं। जब spontaneous reaction का पता नहीं होगा तो फिर हम बैटरी नहीं बना सकते, Oltec cell नहीं बना सकते। तो spontaneous reaction का कैसे पता चलेगा? वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सीरीज से। कैसे? Every redox reaction is the sum of two half reactions. So there is a reducing agent and oxidizing agents on each side. यानी हर redox reaction में oxidizing agent और reducing agent होगा। In zinc copper reaction अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये zinc ये reducing agent है और ये oxidizing agent है। तो spontaneous reaction के लिए stronger reducing agent react spontaneously with stronger oxidizing agent। यानी हमारे पास अब अगर हम ये जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिंक प्लस Cu+2 इट गिव्स जिंक +2 एंड कॉपर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिंक +2 एंड Cu और गिव्स जिंक एंड कॉपर आयंस। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। लिखने में तो दोनों पॉसिबल है, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा होगा? उसके लिए हम ये देखते हैं कि stronger oxidizing agent react more readily with stronger reducing agent। यहाँ पर अगर हम ये रिएक्शन ले लेते हैं फॉरवर्ड केस में तो जिंक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर आयन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी फ्रेम में अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देख लेते हैं तो कॉपर ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक आर ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बाय कन्वेंशन यानी जब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट रेडिली विद स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्ट्रॉन्गर रिएक्ट विद स्ट्रॉन्गर या वीकर रिएक्ट विद वीकर। तो जो वीकर के दरमियान रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं और स्ट्रॉन्गर के दरमियान रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, वी कैन राइट द स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, वी कैन राइट द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस बाय consulting the EMF series. So this is one of the application of the EMF series, that we can write the spontaneous redox reactions. So based on the order of E values in the table given, the stronger oxidizing agents has a half reaction with larger E value and the stronger reducing agents has a half reaction with smaller E values. Therefore, a spontaneous reactions जिसके लिए E of the cell positive आना चाहिए will occur between an oxidizing agent and any reducing agents that lies below in the list. For example, जिंक और कॉपर की अगर हम बात, यही इसमें डिस्कस किया गया है जो आपको बता दिया है। तो एक एप्लीकेशन तो ये है। इस तरह यहाँ पर देख लेते हैं ये सिल्वर, however if we know the electrode potential we can write a spontaneous redox reactions even if list is not available। यहाँ पर अब दो रिएक्शन हमें गिवन है, एक सिल्वर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 और SN की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.14। तो अब इस केस में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे, यानी हम किस फॉर्म में इस रिएक्शन को कंबाइन कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स को क्या ले लें और प्रोडक्ट को क्या ले लें। तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है वो ऐसा ही लेंगे जिस तरह लिखा गया है, और जिसकी नेगेटिव है या लोअर है उसको हम इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिल्वर की ऑक्सीडेशन इसकी पोटेंशियल है 0.8 और स्टेनियम की है माइनस है, तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो एक रिएक्शन हो जाएगा हाफ रिएक्शन सिल्वर की रिडक्शन और दूसरा हाफ रिएक्शन हो जाएगा, इसको इन्वर्ट करेंगे SN चेंजेस टू SN+2, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे और उससे हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। यानी अगर हमें हाफ सेल गिवन हो तो इससे हम रिडॉक्स रिएक्शन कैसे डेवलप कर सकते हैं।
ये अगर अब यानी अगर इसकी दोनों की वैल्यूज़ गिवन है तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सीरीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ तो ऑलरेडी गिवन है। जिसकी मोर पॉजिटिव है उसको रिडक्शन लेते हैं और जिसकी नेगेटिव है उसको ऑक्सीडेशन लेंगे। सो देयर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व। नंबर 1, रिवर्स one of the half reaction into an oxidation step such that the difference of the electrode potentials gives a positive value। यानी हमें स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए E ऑफ द सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसमें से एक को हम इन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस ऊपर वाले को इन्वर्ट कर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो इससे E ऑफ द सेल नेगेटिव आएगा। अगर ये नीचे वाले को इन्वर्ट कर लेते हैं और फिर दोनों यानी इसको कैथोड लेंगे, इसको एनोड लेंगे। पहले अगर इसको एनोड लेते हैं, इसको कैथोड लेते हैं तो इससे E ऑफ द सेल नेगेटिव आएगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर इसको कैथोड लेते हैं और ये नीचे वाले को एनोड ले लेते हैं तो इससे E ऑफ द सेल पॉजिटिव आ जाता है। So therefore this will be spontaneous electrochemical reactions, spontaneous redox reactions. Note that when we reverse the half reaction we need not reverse the sign of the E of the cells. ये वैल्यूज तो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्शन चेंज करना है। तो जब चेंज करेंगे रिएक्शन को इन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड द रीअरेंज हाफ रिएक्शंस। लेकिन ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए इस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। सो ऐड the rearranged half reactions to obtain a balanced overall equations. Be sure to multiply the coefficient so that E lost and E gained and to cancel species common to both sides. इस तरह ये हो गया, इसको इन्वर्ट कर दिया है और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इससे E ऑफ द सेल पॉजिटिव आ जाता है। ये है ना, ये को रिडक्शन ले लेते हैं क्योंकि इसका पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है, तो इसलिए इसको इन्वर्ट कर दिया है और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। सर उसके पोटेंशियल को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, पोटेंशियल को नहीं करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। अब इसमें ये नहीं किए हैं, ये वही है। सो E ऑफ द सेल इज 0.94 वोल्ट। सो ये एक एप्लीकेशन है दैट वी कैन राइट अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ EMF सीरीज। हाँ जी, इस तरह ये एक न्यूमेरिकल गिवन है, इस पे आप खुद ट्राई कर लेते हैं कि कंबाइन द फॉलोइंग 3 हाफ रिएक्शन इनटू 3 बैलेंस इक्वेशंस। 3 बैलेंस यानी 1, 2 और 3 ये हाफ रिएक्शन गिवन है, इसके हर एक की पोटेंशियल भी गिवन है। तो इससे हमने 3 बैलेंस इक्वेशन बनाने हैं। कैसे बनाएंगे कि पहले 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, फिर 1 और 3 को ऐड करेंगे और फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 3 रिएक्शन बन जाएंगे ABC। अब अगर 1 और 2 को ऐड करना है तो इसमें देख लेते हैं, दोनों की पोटेंशियल कंपेयर कर ले, एक की पॉजिटिव है दूसरी की नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस 2 रिएक्शन को इन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो एक में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह फिर दोनों को ऐड करते हैं, E ऑफ द सेल भी कैलकुलेट करेंगे। इस तरह अगर 1 और 3 को कंबाइन करना है तो 1 की वैल्यू है 0.96 और 3 की वैल्यू है 1.23। तो अब इस केस में 1 और 3 के केस में इस 1 को इन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। और इसी तरह 2 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो 2 की वैल्यू माइनस है और 3 की वैल्यू 1.2 है, तो इस केस में 1 को क्यों इन्वर्ट करेंगे? हाँ जी, 1 और 3 को जब आपस में मिलाया तो 1 को क्यों इन्वर्ट किया है? तो ये 0.96 है और ये 1.2 है, तो जिसकी कम है उसी को इन्वर्ट करेंगे ना। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है तो इसका मतलब वो और इसी तरह 2 और 3 के लिए भी। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट 3 रेडॉक्स रिएक्शन और हर एक के लिए सेल पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। 2 और 3 में बताइएगा कैसे करना है। 2 और 3 जी 2 और 3 हाँ, तो 2 में 2 के लिए माइनस है तो इसको इन्वर्ट करेंगे और 3 के लिए पॉजिटिव है वो ऐसे ही रहेगा, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, आप इन्वर्ट तो नहीं करेंगे ना, अब ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको इन्वर्ट करके उसमें ऐड कर देंगे।
तो इसको इन्वर्ट करना है, इसमें ऐड करना है ना, 2 को इन्वर्ट करेंगे ना। ठीक हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव लिखे हो तो छोटी वाली को कन्वर्ट कर देना है। हाँ जी, अगर यहाँ पर इसमें 1 और 3 को अगर देख लें तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें जिसकी वैल्यू कम है उसको इन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह ये एप्लीकेशन है EMF सीरीज की। अच्छा, अनदर एप्लीकेशन, ये मैंने कहा सर ये रूल है। ये रूल्स है ना जो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है वो उसी डायरेक्शन में मोर स्पॉन्टेनियस है, जिसका कम है वो उस डायरेक्शन में लेस स्पॉन्टेनियस है। अगर हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, इस केस में 1 और 2 में 1 मोर स्पॉन्टेनियस होगा एज कंपेयर टू 2। ये आसानी से होगा, 2 आसानी से नहीं होगा। अब अगर 2 और 3 की बात करते हैं तो 3 की वैल्यू हायर है तो ये आसानी से होगा और ये 1 आसानी से नहीं होगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं हो, लेकिन इन कंपैरिजन टू नंबर 3 दिस 1 इज लेस स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस उनकी पॉजिटिव वैल्यू है। ये पीछे रूल लिखा हुआ है, याद करना पड़ेगा सर। तो ये तो अभी वहां पर डिस्कस कर दिया है ये सारे एप्लीकेशन में EMF में। ठीक सर, ठीक। इस तरह रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स, ये भी हम EMF से मालूम कर सकते हैं कि इसके रिएक्टिविटीज क्या है। वी कैन प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द EMF सीरीज। तो ये आप इसमें खुद देख लें। सर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे है, ऐसे ही है? हाँ जी, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले हैं वो लेस हैं। नेक्स्ट पर हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा सर, ये अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस लेक्चर की? हाँ जी।